हेलो हेलो एक बार रश्मि शाक्या जी का एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। उन्होंने माँ के चरणों में इसके मिश्रा साहब को हम लोग सब लोग बधाई देना चाहते हैं कि इतना सुंदर विद्यालय और विद्यालय की कई शाखाएं, कई उपशाखाएं और इतना बड़ा दिल, संगीत और साहित्य का कार्यक्रम इन्होंने आयोजित और संयोजित किया। एक बार श्री एस.के. मिश्रा साहब का एक बार जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं। जोरदार तालियों के साथ। तालियां थोड़ी सी कमजोर हैं, थोड़ी सी तालियां और बढ़ें। मैं कवि सम्मेलन का मूड बनाना चाहता हूं। अभी वाणी वंदना के जरिए मां के चरणों में आदर के फूल सप्रेम श्रद्धा सादर समर्पित रश्मि शाक्या जी ने किया और यहीं से काव्य यात्रा में चाहता हूं कि आरंभ हो। करेगा कोई कवि का वर्णन मुकुंद माधव की बांसुरी का। थोड़ा सा बीच बीच में थोड़ी सी आपकी सहायता, आपका सहयोग हमें चाहिए। जहां कविता पसंद हो, पंक्तियां पसंद हो, आप वहां वाह वाह कहिए। आपकी वाह वाह की आवाज यहां तक पहुंचे। और अगर न पसंद हो तो माथा पकड़ के याह कीजिए। लेकिन अगर चुप रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे तो फिर वो मतलब कि कवि सम्मेलन के हित में नहीं होगा, उसके स्वास्थ्य के हित में नहीं होगा। मैं समझता हूं कि अब यहां से शुरू होगा कि करेगा अनुप्रासित पंक्तियां दे रहा हूं कि करेगा कोई कवि का वर्णन मुकुंद माधव की बांसुरी का। करेगा कोई कवि का वर्णन मुकुंद माधव की बांसुरी का, कला का, कौशल का, कौतुकी का, कमल का, कंचन का, केसरी का। हाँ, ये अंदाज है। देखिए ये अंदाज, ये देखिए अनुप्रासित पंक्तियां हैं जी। करेगा कोई कवि का वर्णन मुकुंद माधव की बांसुरी का, कला का, कौशल का, कौतुकी का, कमल का, कंचन का, केसरी का, और वृंदावन की कुंज गलिन का, इतान वंशी मधुर स्वरी का, रमा का, रंभा का, रेणुका का, रवि का, रूपक का, उस हरि का। बहुत अच्छा, बहुत एकदम। मैं बहुत कम संचालन करूंगा। एक थोड़ा आरोप भी आता है कि शंकर जी थोड़ा समय ज्यादा लेते हैं। नहीं, हम दोनों जानते हैं, समय ज्यादा लेना भी जानते हैं और कम लेना भी जानते हैं। आइए मैं कानपुर की धरती पे चलता हूं और जो जानता है वो दोनों जानता है और जो नहीं जानता है वो दोनों में से कोई नहीं जानता है। मैं आमंत्रित करता हूं श्री हेमंत पांडे को। हेमंत पांडे हास्य का एक ऐसा नाम, प्यारा नाम, दुलारा नाम और पूरे देश का अभी एक ऐसा प्यारा नाम है कि बड़े से बड़ा कोई भी फहरिस्त बनती है, सूची बनती है तो आदमी चाहता है कि हेमंत पांडे रहें। एक बार इस नाम को मैं, हालांकि तबीयत इनकी थोड़ी सी नासाज है, लगातार कार्यक्रमों में व्यस्त हैं, फिर भी आप उनको अपना स्नेह दे देंगे, प्यार दे देंगे तो हम समझते हैं कि आपकी सेवा वो कर सकेंगे। हेमंत पांडे जी को मैं आमंत्रित करता हूं। एक बार जोरदार तालियों के साथ हेमंत पांडे का स्वागत करें। हेमंत कुमार पांडे, कानपुर, माइक। ज्ञानदानी मां शारदे, उपस्थित सभी कविगण, आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। आदरणीय मिश्रा जी बैठे हुए हैं, आपको प्रणाम करता हूं। देश के बड़े कवि यहाँ पर बैठे हुए हैं। गीतों के राजकुमार दादा प्रमोद तिवारी जी बैठे हुए हैं। आदरणीय कलीम कैसर जी, देश के सर्वश्रेष्ठ गजलकारों में एक। मैं कानपुर से आया हूँ। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, पढ़ने की स्थिति में और आने की स्थिति में भी नहीं था। लेकिन आपकी तालियाँ जितनी देर मुझे मिलेंगी, आपका आशीर्वाद मिलेगा तो मेरी थकान दूर हो जाएगी और मेरी तबीयत भी सही हो जाएगी। अगर मुझे आदेशित कीजिए तालियाँ बजाकर तो मैं शुरू हो जाऊँ। बच्चों का ये प्रोग्राम है, बच्चे बड़े होशियार होते हैं। एक बार मास्टर साहब ने बच्चे से पूछा, स्कूल नहीं आते हो तो घर में क्या बहाना बनाते हो? बच्चे का जवाब अगर अच्छा लगे तो तालियों का महोत्सव करके मुझे शुरू कर दीजिएगा। मास्टर साहब ने बच्चे से पूछा, स्कूल नहीं आते हो, घर में क्या बहाना बनाते हो? बच्चा बोला, मेरा बहाना सुन के माँ की आंखें आंसू से भर गई। मैंने कल बताया था मास्टर जी की पत्नी कैंसर से मर गई। बड़े हंजवाब होते साहब। मास्टर साहब ने बच्चे से पूछा, स्कूल नहीं आते हो, घर में क्या बहाना बनाते हो? बच्चा बोला, मेरा बहाना सुन के माँ की आंखें आंसू से भर गई। मैंने कल बताया था मास्टर जी की पत्नी कैंसर से मर गई। मास्टर साहब ने कहा, अगला बहाना कैसे बनाओगे? तो बच्चा बोला, अगला बहाना सुनोगे तो आप मुझसे लिपट जाओगे और पत्नी के वियोग में अगली बार आप भी निपट जाओगे। बड़े हंजवाब होते साहब। पीछे हमारे अनिल चौबे जी बैठे, डॉक्टर अनिल चौबे जी एक इंटर कॉलेज में पढ़ाते हैं। इन्होंने एक बार एक बच्चे से पूछा कि खड़े हो जाओ, ये बताओ 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा, दोनों में भारी क्या होगा? तो उसने कहा, मास्टर साहब लोहा ज्यादा भारी होगा। तो डॉक्टर अनिल चौबे जी ने कहा, जब मैं तुमको बता रहा हूं कि दोनों 1 किलो है, लोहा भी 1 किलो है, रुई भी 1 किलो है, जब दोनों का वेट 1 किलो है तो लोहा कैसे भारी हो जाएगा? उसका जवाब सुनिएगा। उसने कहा, मास्टर साहब आप हमको 1 किलो रुई फेंक के मारिए, हम आपको 1 किलो लोहा फेंक के मारते हैं। तो तालियां जोरदार एक बार बजा दीजिए आप, तो आप जान जाएंगे कौन ज्यादा भारी है। आपकी तालियां आती रहेंगी तो मेरी तबीयत सही होती जाएगी। पढ़ने की स्थिति में नहीं था लेकिन आपने मुझे शुरू कर दिया है। मैं तो हास्य का कवि हूँ और केवल हास्य की बात करूंगा, श्रृंगार की कोई बात नहीं करूंगा।
श्रृंगार की देश की सर्वश्रेष्ठ कवित्री सुमन दीदी जी बैठी हुई हैं, लखनऊ से चलकर आई हैं। मैंने आज तक प्यार मोहब्बत के विषय में कुछ नहीं लिखा, श्रृंगार के विषय में कोई कविता नहीं लिखी। और आदरणीय मनमोहन जी ने मुझसे कहा भी था कि सुमन दुबे जी लखनऊ से आ रही हैं तो उनके साथ में चले आना। मैं साथ में चला आ जाता अगर उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार ना होती तो। असल में योगी के पुलिस का भरोसा नहीं, कहाँ से उठा ले। मैंने 4 पंक्तियां लिखी, अगर चौथी पंक्ति में मजा आ जाए तो तालियों का महोत्सव कीजिएगा कि भरोसा तुम्हारा ना करते तो क्या करते, दूर जाने का इशारा ना करते तो क्या करते, योगी की पुलिस जब पीछे पड़ी हो तुमसे किनारा ना करते तो क्या करते। तो हम लोग तो हास्य कवि भाई साहब। मैंने आज तक प्यार मोहब्बत के विषय में कुछ नहीं लिखा। प्यार मोहब्बत में जब से राजनीति घुस गई है तब से ऑर्डर लगने लगा है। 4 पंक्ति और पढ़ता हूँ और आपका आशीर्वाद चाहता हूँ कि वैलेंटाइन में एक लड़की को दिया रोज फिर किया प्रपोज। वैलेंटाइन में एक लड़की को दिया रोज फिर किया प्रपोज। ये मेरा पहला था चांस, फिर उससे मांगा रिस्पांस, वो भी धीरे से मुस्कुराई, मेरे करीब आई, बोली मैंने तुम्हें मना किया तो तुम जल जाओगे, मैं तुम्हें जनता की तरह चाहूंगी पर तुम केजरीवाल की तरह बदल जाओगे। तो तमाम कारण है। प्यार मोहब्बत से मैं बहुत दूर रहता हूँ। प्यार मोहब्बत से दूर रहना तो छोड़िए, मैंने तो आज तक किसी लड़की को गौर से देखा तक नहीं। लड़कियों की जन्मजात बीमारी होती, किसी लड़की गौर से देख लो तो कहेंगी देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगी कुत्ता देख भी नहीं रहा है। तो मैं तो बहुत दूर रहता हूँ भाई साहब। और प्यार मोहब्बत से क्यों दूर रहता हूँ, हमारे मनमोहन दादा है, कहते यार ये तुम प्यार मोहब्बत से दूर क्यों रहते हो, श्रृंगार की कविताएं क्यों नहीं लिखते हो। असल में बचपन में गुरुजी बैठे हुए, मैंने एक लव स्टोरी सुनी थी। एक मेरा दोस्त है बचपन का, उसने रोते रोते एक लव स्टोरी सुनाई थी। मैंने रोते रोते लव स्टोरी सुनी थी। तब से हमने कसम खाई न प्यार करेंगे न किसी को प्यार करने देंगे। वही लव स्टोरी आप लोगों को सुनाई दे रहा है, वो लव स्टोरी आपको सुना रहे हैं। अगर किसी की हिम्मत हो तो प्यार करके दिखा देना। वो लव स्टोरी कुछ इस तरीके से थी कि जब हम पैदा हुए थे तब वो 3 साल की थी। हम कक्षा 4 में गए, वो 3 में गई। हम 5 में गए, वो 4 में गई। हम हाई स्कूल में आए, वो 9th में आई। हम इंटर में आए, वो 1st ईयर में आई। उसके बाद हम एसएससी की तैयारी करने लगे। लड़के इंटर के बाद ज्यादातर एसएससी IIT तैयारी करते हैं। फिर हम एसएससी की तैयारी करने लगे, वो 1st ईयर में आ गई। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, वो इंटर में आ गई। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, वो BA में आ गई। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, वो MA में आ गई। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, उसने B.Ed कर लिया। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, उसने M.Ed कर लिया। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, उसने PhD कर ली। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, उसने MPhil कर ली। हम एसएससी की तैयारी के तो प्रोफेसर बन गई। शनिवार को उसकी शादी है, इतवार को हमारा एसएससी का पेपर है। अब हिम्मत हो तो प्यार करके दिखाना। तो मैं तो हास्य का कवि हूँ, प्यार मोहब्बत और श्रृंगार से बहुत दूर रहता हूँ। बहुत अच्छा संचालन शंकर कैमूरी जी कर रहे हैं। मैं तो हास्य कवि हूँ। और हम लोगों की शादी बहुत मुश्किल में होती है। शादी मुश्किल में इसलिए होती है, हम लोगों को सीरियस नहीं लेता। तमाम रिश्ते आते हैं और पता चलता है लड़का हास्य कवि, तो रिश्ते लौट जाते हैं। एक रिश्ता हमारे आया था, लड़की की माँ ने हमारी माँ से पूछा लड़का क्या करता है। हमारी माँ ने कहा कवि है। बोले इनके पिताजी क्या करते हैं, बोले वो भी कवि। बोले उनके पिताजी, बोले वो भी कवि। तो बोली क्या घर में कोई इंसान नहीं है। रिश्ता लौट गया। 1 महीने बाद फिर एक रिश्ता आया। फिर लड़की के माँ ने पूछा लड़का क्या करता, हमारी माँ ने कहा कवि। उन्होंने शादी मंजूर। अच्छा, कवि के नाम से कई रिश्ते लौट गए थे। हमारी माँ ने कहा मंजूर क्यों। तो बोली जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, आपका लड़का कवि, हमारी लड़की पागल है। तमाम रिश्ते हमारे लौट गए। आदरणीय अनिल चौबे जी बैठे हैं, देश के बड़े कवि हैं। और जितने बड़े कवि हैं उतने बड़े ज्योतिषाचार्य। हाथ देख लेते, हमने हाथ दिखाया। हमने कहा भैया हमारी शादी कब होगी। हमसे कहने लगे 2020 तो कोई मुहूर्त नहीं है। हमने कहा उसके बाद। बोले उसके बाद कोई जरूरत नहीं है। तालियां एक बार जोरदार बजा दीजिए आप लोग। आपकी तालियां आती रहेंगी, मेरी तबीयत सही होती जाएगी। तो तमाम बार हमारी शादियां कैंसिल हुई। अच्छा, इस समय जब नए नए रिश्ते आते हैं तो लड़कों का आजकल इंटरव्यू लिया जाता है। पहले हम लोग बायोडाटा रिज्यूम बनाते थे नौकरी के लिए, आजकल बीबीओ के लिए बनाना पड़ता है। जिन बच्चों की शादी नहीं उनके साथ ऐसा होगा, उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। एक रिश्ता हमारे आया, लड़की की पिताजी ने हमसे कहा बेटा तुमसे 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे, तुमने बता दिया तो शादी फाइनल है, परमानेंट कैंसिल। हमने कहा पूछिए। कहने का ये बताओ तुम पढ़े लिखे कितना हो। हमने कहा अंग्रेजी से मैं किया है, कानपुर में अंग्रेजी का टीचर हूँ। बोले अंग्रेजी आती है। मैंने कहा आती है। बोले ABCD तो आती होगी। अब मैं अंग्रेजी का टीचर, हमसे पूछ रहे ABCD आती है। हमने कहा आती है। कह रहे आती है बेटा तो छोटी ABCD सुनाओ। अब छोटी ABCD कहाँ सुनाते हम। कहने का तुम अंग्रेजी फेल। गणित आती है। हमने कहा आती है। कहने का 41 का पहाड़ा सुनाओ। हम उसमें भी फेल। कहने का आखिरी क्वेश्चन पूछ रहे, बता दिया तो फाइनली परमानेंट कैंसिल। हमने कहा पूछिए।
कहने लगे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कांड क्या हुआ? हमने कहा जलियांवाला बाग। बोले वेरी गुड, ये कब हुआ था? हमने कहा 1919 में। बोले इसमें हुआ क्या था? हमने कहा अंग्रेजों ने हमारे 10-12 हजार आदमियों को मार दिया था। हमसे कहने लगे सबके नाम और पते बताओ। तो हमारी वो शादी भी कैंसिल। फिर एक दिन रिश्ता एक और आ गया। इस बार लड़की के पिताजी अपनी लड़की को लेके आए। कहने लगे बेटा देख लो हमारी लड़की है, बहुत पढ़ी लिखी है। कभी ने मुझको बैठा दिया, हमको बैठा दिया, वो बाहर चले गए। कहने लगे इसको देख लो, आधे घंटे एक दूसरे से बात कर लो, एक दूसरे को समझ जाओगे, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। वो बाहर निकल गए। अब आधे घंटे वो हमारे सामने बैठे, मुझके सामने बैठे, ना उसकी हिम्मत करनी बात करने की पड़ी, ना हमारी हिम्मत। वहां पर ड्रॉप साइलेंट। आधे घंटे बाद हम ही ने हिम्मत की। हमने कहा बहन जी तुम लोग कितने भाई बहन हो? उसने कहा अभी तक तो 2 थे, अब आज से आप मिल गए हैं। ताली जोरदार बजा सकते हैं आप। तो तमाम बार हमारी शादियां लौट गई। फिर एक दिन हमारी शादी हो गई। बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ। दादा प्रमोद जी बैठे हैं, गीत के बड़े हस्ताक्षर हैं, और मुझे आशीर्वाद देने आए थे। भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट का सेमीफाइनल मैच था, हमारी शादी थी। हमने पिताजी से कहा आज के दिन शादी न करिए, पूरा देश मैच देखता हूँ। नहीं, मैंने कर दी। भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच, हमारी शादी। हमारे कुछ कानपुर के दोस्त हमारी बारात में डांस कर रहे थे और कान में मोबाइल लगा के भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल में थी कमेंट्री भी सुन रहे थे। दोनों काम एक साथ कर रहे, बारात में डांस कर रहे हो, कान में मोबाइल लगा कमेंट्री सुन रहे। हम दूल्हे के बेस में सजे थे, घोड़ी के ऊपर बैठे थे। जैसे बारात घर पहुंचने वाले थे, एक लड़का घूम के हमारी तरफ चिल्लाया, बोला छक्का। हम डर गए भाई साहब। हमने कहा कहां छक्का? कहने लगा विराट कोहली ने मारा है। तो हमने कहा कोहली ने मारा तो हमारी तरफ क्यों देख रहे हो? शादी के पहले दिन छक्का कह रहा हूं, देख के हमको। हमने कहा अब की मारे तो हमारी तरफ ना देखना। पता चला 2 मिनट बाद इंडिया मैच जीत गई। किसी ने खुशी के मारे घोड़ी के नीचे सुतली बम रख दिया। वो बम फटा तो घोड़ी भागने लगी, हम भी भागने लगे। हमने चलती घोड़ी से पिताजी को फोन मिलाया। हमसे बोले कहां हो बेटा? हमने कहा पिताजी भाग रहे हैं। बोले किसके साथ? ताली तो आप लोग ऐसे बजा रहे समय बारात आए थे। हमने कहा घोड़ी के साथ। बोले शर्म नहीं आती? भागना तो किसी लड़की के साथ भाग जाते। हमने कहा पिताजी वो बहक गई थी। कहने लगे आज घोड़ी बहकी है, कल को गधी बह गई तो उसके साथ भाग जाओगे? भाई साहब उन्होंने मोबाइल बंद कर लिया। 1 हफ्ते लगातार हम भागते रहे। 1 हफ्ते बाद हमको होश आया तो हमने अपने आप को जंगल में पाया। वहां 4-5 आदमी खड़े थे। हमने कहा कानपुर का पता बता दो, मैं बीबी को विदा कराना है। तुरंत का देखो ऐसा है, हमारे यहाँ रामलीला का पाठ चल रहा है, ये राम है, ये लक्ष्मण है। सूप नखा का रोल जिसे करना था नहीं आया, तुम सूप नखा का रोल कर लो। हमने किसमें क्या करना पड़ेगा? बोला नाक कटवानी पड़ेगी। हमने कहा वो तो कट चुकी है। हमने उनकी बात मान ली। सुबह सुबह जब हम घर आए, छज्जे के ऊपर हमारे पिताजी खड़े थे। हमने कहा पिताजी पहचाना? उन्होंने हमारी माँ से कहा इसको कटोरा आटा दे दो। हमारे पिताजी नहीं पहचान पाए। ससुराल के हमारे साले साहब ने मना भगा दिया हमको। हमारे घर के सामने पुलिस थाना। तो हम गए एसओ साहब के पास। हमने कहा हमारे साले के खिलाफ एफआईआर लिख लीजिए। कहने लगे तुम ही हेमंत पांडे हो? हमने कहा हाँ। कहने लगे तुम्हारे नाम पहले से एफआईआर है घोड़ी के अपहरण की। तुमको 2 दिन का समय दे रहे हैं, घोड़ी नहीं है तो तुम जेल चले जाओगे। हमने उनके पैर छुआ। एक टिप्पणी में अगर लगे उत्तर प्रदेश का बड़ा व्यंग्य कर दिया हो तो व्यंग्य समझ में आया तो मुझे तालियां बजा के बताइएगा कि मेरा व्यंग्य आपकी समझ में आया। हमने उनके पैर छुआ। हमने कहा घोड़ी ढूंढ लाइए। कहने शर्म नहीं आती? पुलिस का काम है घोड़ी ढूंढना। हमने कहा ढूंढ लाइए। कहेंगे पुलिस के इतने बड़े अधिकारी घोड़ी ढूंढना है? हमने कहा एसओ साहब भैंस तो आप ढूंढ लाए थे। तो हमारी वो शादी भी कैंसिल। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ तमाम राजनीतिक लोग बैठे हुए हैं। मैं राजनीति पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। राजनीति पर टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा कानपुर मुझे सुरक्षित भी जाना है। असल में टीवी में से में डिबेट चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के 3 साल हो गए हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमने 3 साल में देश को बदल दिया, 3 साल में हमने बहुत कुछ किया। सामने विपक्ष वाले बैठते हैं, कांग्रेस वाले कह रहे हैं तुमने 3 साल में कुछ नहीं किया। वो डिबेट हमारे घर तक चली आई है। बीजेपी वाले कह रहे हैं हमने सब कुछ किया, विपक्ष कह रही है तुमने कुछ नहीं किया। अगर मान लीजिए पत्नी अगर बीजेपी से है और पति अगर कांग्रेस का है, संवाद में मजा आ जाए तो तालियां बजाकर मुझे महोत्सव बनाइए इस कवि सम्मेलन का। कि मान लीजिए पत्नी अगर बीजेपी से है और पति अगर कांग्रेस का है, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी कह रही हमने 3 साल में सब कुछ कर दिया, कांग्रेस कह रही तुमने कुछ नहीं किया। सुनेगा, मजा लीजिएगा। थी बीजेपी से पत्नी बोली जून में चलो, जाने मन जल्दी हनीमून में चलो। थी बीजेपी से पत्नी बोली जून में चलो, जाने मन जल्दी हनीमून में चलो। अच्छे दिन आ गए हम डांस करेंगे, 3 साल हो गए रोमांस करेंगे। कांग्रेसी पति बोला हर हाल चलेंगे, जून में ही क्यों हर साल चलेंगे।
और जब 15 लाख अकाउंट में आ ही गए हैं, बुलेट ट्रेन से दोनों नैनीताल चलेंगे। तो हमारे समाज बदल गए हैं। दादा मनमोहन जी बैठे हैं, आदरणीय मिश्रा जी बैठे हैं। बहुत अच्छा किया कि नौजवान कवियों को यहाँ पर बुला लिया है। नौजवानों को देश से कोई खतरा नहीं है, देश को नौजवानों से कोई खतरा नहीं। कभी आप लोगों ने सुना कि कोई नौजवान पकड़ लिया गया? आसाराम बापू 80 साल में उठा लिए गए, अभी राम रहीम उठा लिए गए। नौजवानों से कोई देश को खतरा नहीं है। कि राम रहीम से पूछा वकील ने कुछ पास चाहिए और चौथी पंक्तियों में मजा आ जाए तो एक एक हाथ उठा के ताली बजा के मुझे बताइएगा। राम रहीम से पूछा वकील ने कुछ पास चाहिए, बाबा जल्दी बोलो कुछ खास चाहिए। राम रहीम से पूछा वकील ने कुछ पास चाहिए, बाबा जल्दी बोलो कुछ खास चाहिए। तो बोले दिल वाली तकिया हमको हार ला के दो, सनी लियोनी की सीडी वो भी 4 ला के दो। कितने समझदार हैं आप लोग। दिल वाले तकिया हमको हार ला के दो, सनी लियोनी की सीडी वो भी 4 ला के दो। नारी की भेष में हम भागेंगे जरूर, रामदेव वाली हमको सलवार ला के दो। हमारे समाज बदल गए हैं आजकल। मैं तो कानपुर से आया हूं, उस शहर से आया हूं जहां के एक व्यक्ति को सर्वोच्च पद पर बैठा दिया गया और बीजेपी के एक व्यक्ति को किनारे कर दिया गया। वो संवाद भी हमारे घर तक चला आया। अगर व्यंग ठक से लग जाए तो तालियां बजाकर मुझे बताइएगा कि मेरा व्यंग आपकी समझ में आया। कि बेटा बोला बाप से काम करोगे, और ये पंक्तियां मैं दादा कलीम केसर जी के चरणों को समर्पित कर रहा हूं। कि बेटा बोला बाप से काम करोगे, गांव वाला प्लाट मेरे नाम करोगे। बेटा बोला बाप से काम करोगे, गांव वाला प्लाट मेरे नाम करोगे। गुस्से में पिता बोले फूटी नहीं है, बहुत दिन से हड्डी तेरी टूटी नहीं है। सब कुछ तुझे दे दूं इतना दानी नहीं हूं, अबे बाप हूं तेरा आडवाणी नहीं हूं। हमारे समाज बदल गए हैं। मैं तो कानपुर से आया हूं, दीदी सुमन दुबे जी बैठी है, लखनऊ की है। अभी 1 महीने पहले मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन लखनऊ में हुआ, बीजेपी वालों ने किया। मैं कवि सम्मेलन से आ रहा था तो देखा कि बीजेपी वाले मिठाई बांट रहे थे मेट्रो का उद्घाटन करने पर। बगल में देखा तो वहां समाजवादी पार्टी का विधायक वो भी मिठाई बांट रहा था। हमने कहा आप मिठाई क्यों बांट रहे हैं? कहने लगे यार ये योजना हमारी थी, बीजेपी वालों ने उसको चुरा लिया है। योजना लेके हम आए और मिठाई बीजेपी वाले बांट रहे हैं। अब किसी एक चीज पर अगर 2 लोग कब्जा करना चाहे, मुझे तो नहीं मालूम किसकी योजना है। हम लोगों को सफर करने को मिलता तो लगा ये मेरी योजना है। एक चीज पर कोई 2 लोग कब्जा करना चाहें और उस पर अगर आपको मजा आ जाए, आनंद आ जाए, तो ये मैं अंतिम पंक्तियां पढ़ूंगा और मुझे विदाई की तालियां दे दीजिएगा। सुनिएगा कि दोस्त बोला हमसे वो नमकीन बहुत है, हमको तेरी वाली पे यकीन बहुत है। दोस्त बोला हमसे वो नमकीन बहुत है, हमको तेरी वाली पे यकीन बहुत है। हम बोले उससे तुम साथ करोगे, भाजपा की तरह हमसे अब बात करोगे। हम बोले उससे तुम साथ करोगे, भाजपा की तरह हमसे बात करोगे। मेहनत है हमारी और तैयार करो तुम, सेट किया हमने और प्यार करो तुम। मेहनत है हमारी तैयार करो तुम, सेट किया हमने और प्यार करो तुम। जाहिल हो बिल्कुल क्या ब्रेन नहीं है, वो प्रेमिका है मेरी मेट्रो ट्रेन नहीं है।